जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुमार अमर स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप सबका। और जैसा कि साथियों, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं जो बीए पार्ट कला वर्ग है तृतीय वर्ष, उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में भी मैंने आपको जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि जो पाठ्यक्रम में अपने आधुनिक काव्य जोड़ा गया है, तो आधुनिक युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उन कवियों की जो काव्य रचनाएँ अपनी संकलित की गई हैं, जिनमें से 11 कवियों की प्रमुख काव्य रचनाएँ जो कि अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। तो एक निरंतर अपनी श्रृंखला चल रही थी। अपने पहले पाठ से अपनी यात्रा आरंभ की थी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से, और अपने इस वीडियो से पूर्व जो अपनी यात्रा अपने रोकी थी वो थी आगे तक। अब हम इस यात्रा को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनका नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत बेहतरीन रचनाकार हुए हैं आधुनिक युग के, और आधुनिक युग के भी प्रयोगवाद नई कविता के तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनके काव्य में मार्क्सवाद की छटा जो है हमें देखने को मिलती है। तो आइए साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर अपने पाठ्यक्रम में गजानन माधव मुक्तिबोध की कितनी काव्य रचनाएं यानी कितनी कविताएं संकलित की गई हैं, और फिर उनमें से कौन सी कविता हमारे लिए परीक्षा के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण खास है, और उस कविता का आखिर कौन सा पद्यांश, कौन सा पद हमारे लिए व्याख्या के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथियों अपन जो है निरंतर इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो अपने आधुनिक युग के जो कवि हैं जिनकी काव्य रचनाएँ अपने संकलित की गई हैं 11, तो उनकी कौन कौन सी काव्य रचनाएँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से भी व्याख्या के नज़रिए से कौन से पद उनकी कविता के महत्वपूर्ण हैं। तो व्याख्या का पार्ट अपना चल रहा था, बस उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और आइए अब हम चर्चा करते हैं आज गजानन माधव मुक्तिबोध जो हमारे नेक्स्ट कवि हैं। तो आइए दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण जो व्याख्या है वो जानेंगे। ये तो है ही आपके सपनों को साकार करने वाला एकमात्र भारत का महाविद्यालय, उच्च शिक्षा का केंद्र बानसूर पीजी महाविद्यालय, और ये है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है साथियों, आइए 13 नवंबर 1917 जन्म, मृत्यु 11 सितंबर 1964, बहुत अल्पावधि में इनका निधन हो गया। बेहतरीन रचनाकार। तो आइए साथियों, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी काव्य रचना, कौन सी कविता अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कला वर्ग तृतीय वर्ष में गजानन माधव मुक्तिबोध की 3 कविता संकलित की गई हैं। 3 कविताएँ इनकी अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं साथियों। एक तो जन जन का चेहरा, एक और मुझे कदम कदम पर, और भूल गलती। जैसा कि पिछली बार जो अंतिम वर्ष कला वर्ग का जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ उसमें ये 2 कविता नहीं जोड़ी गई है। वैसे पिछली बार भी उनकी 3 कविताएं थी, लेकिन वो जो कविता थी वो अलग थी। जन जन का चेहरा जो कविता थी वो पिछली बार भी थी पाठ्यक्रम में। ठीक है साथियों, लेकिन इन 2 की जगह पहले 2 अन्य काव्य रचनाएं जोड़ी गई थी,
मैं उनकी यहाँ पे बात नहीं करूँगा, आपका समय जाया नहीं करूँगा साथियों। तो ये 2 नई काव्य रचना जोड़ी गई है। ये पिछली बार भी पाठ्यक्रम में थी, लेकिन इस वर्ष जो अपना नया पाठ्यक्रम है साथियों, जो कि लिहाजे अपने को 2020 की परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना है, तो हम कह सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की ये जो 3 काव्य रचनाएं हैं, कविता हैं, ये अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं साथियों। जिनमें पहली कविता है जन जन का चेहरा 1, नंबर 2 है मुझे कदम कदम पर, और तीसरी है भूल गलती। ये 3 कविताएं उनकी जोड़ी गई हैं। अब देखिए इन 3 कविताओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो कविता है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की कौन सी है? खैर वैसे तो तीनों ही हैं, क्योंकि तीनों ही महत्वपूर्ण हैं तभी पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों में से भी जो खास अहमियत रखती है परीक्षा के नज़रिए से, वो हमारे लिए है जन जन का चेहरा 1। साथियों कौन सी कविता? ये कविता इनकी बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा 2020 के लिहाज से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो जन जन का चेहरा 1 जो कविता है, इसका जो शीर्षक है, इसका जो मूल भाव है, उसके बारे में देखेंगे। फिर ये जो कविता है, इस कविता का वह मुख्य पद्यांश देखेंगे कि जो व्याख्या के नज़रिए से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम जन जन का चेहरा 1 जो कविता है उसका मूल भाव देखते हैं कि आखिर ये जो कविता है इसका उद्देश्य क्या है, ये किस उद्देश्य के लिए लिखी गई, इसका प्रतिपाद्य क्या है, ये क्या संदेश देती है, इसका मूल भाव क्या है, ये हम लोग जानते हैं। आइए साथियों, तो देखिएगा यहाँ पे जन 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 का चेहरा 1 कविता का मूल भाव। ठीक है साथियों, संक्षिप्त में इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध जी ने विश्व बंधुत्व की बात की है, यानी पूरे विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने की, पूरे विश्व में भाईचारे की, अमन की, शांति की बात की है। पूरे विश्व के लोगों को एक मानकर उसके पक्ष में बहुत सारे तथ्यों को इस कविता के माध्यम से रखा है। यानी इस कविता के माध्यम से पूरे विश्व, चाहे हम विश्व के किसी कोने में चले जाएं, किसी महाद्वीप में चले जाएं, विश्व के किसी दिशा में, देशांतर में हम लोग चले जाएं साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उसकी जो शारीरिक जो संरचना है, एक तरीके से हम कहें उसका रंग रूप हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हम ये कहें एक तौर से कि जो मस्तिष्क है, जो नेत्र हैं, जो हाथ पैर हैं, वो एक जैसे ही होते हैं साथियों। कलर का डिफरेंट हो सकता है, रंग का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस कविता के माध्यम से बस इसी बात के ऊपर चर्चा की गई है। कवि ने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अपनी ये कविता लिखी है। बहुत सारे तथ्य उन्होंने देकर मनुष्य को एकीकार करने के लिए, एकजुट करने के लिए, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने बहुत सारे सबूत, बहुत सारे तथ्य जो हैं अपनी कविता में यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं साथियों। तो ये जो कविता है पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है, पूरे संसार के लोगों को ये प्रेरणा देती है कि पूरे विश्व में, जगत में, संसार में जो मनुष्य हैं वो एक हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो कोई अलग नहीं है, चाहे वो फिर किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी देश के निवासी हों, वो सब एक हैं। उन्हें आपस में एकजुट होकर एकता का परिचय देना चाहिए। अंततः उनके सभी तथ्य जन जन का चेहरा 1 इस बात को साबित कर देते हैं। जन जन का चेहरा 1 शीर्षक की सार्थकता कि व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, लेकिन प्रत्येक जन का, प्रत्येक व्यक्ति का जो चेहरा है ना, वो एक ही है साथियों। उसके 2 आँखें होती हैं, नाक होता है साथियों, मुख होता है साथियों, कान होते हैं, सिर होता है, बाल होते हैं। ठीक है साथियों, सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का जो चेहरा है ना, वो एक तरीके से एक जैसा ही होता है साथियों। तो इसके माध्यम से बस यही बात कवि ने स्पष्ट की है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कविता का जो मूल कथ्य है, जो मूल भाव है, जो प्रतिपाद्य है, जो निहित संदेश है, जो उद्देश्य है। ठीक है साथियों, अब आइए हम उद्देश्य जानने के बाद, कविता का मूल भाव, प्रतिपाद्य जानने के बाद अब रूबरू होते हैं कि इस कविता का जो
कौन सा आखिर मुख्य पदांश है जो परीक्षा 2020 के नज़रिए से हमारे लिए व्याख्या के तौर पर बेहद खास है। तो आइए मैं उससे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आइए साथियों, ये तो हमारे कवि जी हैं ही, ठीक है साथियों। तो देखिए अब यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से जन जन का चेहरा एक कविता की महत्वपूर्ण व्याख्या, ठीक है साथियों। ये पद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए कवि क्या कह रहा है, अपनी उस बात को सही साबित करने के लिए, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, पूरे विश्व को बंधुत्व में, बंधुता के भाव में बांधने के लिए, भाईचारे अमन शांति के सूत्र में पिरोने के लिए किस प्रकार से वो अपने उद्गार, किस प्रकार से कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। और अपनी इस कविता के शीर्षक को सार्थक सिद्ध करने के लिए देखिए कवि जो है अपनी पंक्तियां किस प्रकार से प्रेरणा के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आइए साथियों मैं वाचन करता हूँ कविता का जो पद्यांश, ये बेहद इम्पोर्टेंट पद्यांश है व्याख्या के नज़रिए से, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए कवि क्या कह रहा है, चाहे जिस देश प्रांत पुरखा हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष। साथियों ये पद है अपना, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो अब आइए हम इसका भावार्थ जानते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अब व्याख्या के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या लिखना है, जो कि निरंतर मैं सारे वीडियोज़ में आपको बताते आ रहा हूं, सारी कक्षाओं में, क्योंकि अब तक निरंतर जो है मैंने सारे पाठों की व्याख्या से संबंधित ही चर्चा की है। और फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर साथियों। उसके बाद अपन चर्चा करने वाले जो अपना सेकंड पार्ट है, यूँ ही ये पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे जो सेकंड पार्ट है अपना, उसके ऊपर आप लोगों से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके ऊपर आप लोगों से क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो अब यहाँ देखिए संकेत आप लोग लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको कक्षा में भी बताया गया जब आपकी क्लासें महाविद्यालय में ली गई, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक बार पुनः आपको इसको रिवाइज करवाऊँ, इसका दोहरान करवाऊँ साथियों। ओके, तो संकेत में आपको मालूम है कि कोई भी व्याख्या है, कोई भी पद्यांश जो है ना, उसकी शुरुआती जो लाइन है उसके 2 या 3 शब्द हमें लेने, तो ले लेंगे आप लोग, और फिर उसके बाद रिक्त पूरक चिह्न लगाने हैं आपको, और उसके बाद अंतिम जो लाइन होगी उसके अंतिम 2 या 3 शब्द आप लोगों को क्या करने हैं, लेने हैं साथियों। ओके, इस तरीके से आप लोग ले लेंगे, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। ये ओके, ये हो गया मान लीजिए अपना संकेत, और ये दोहरा उद्धरण चिह्न साथियों, ठीक है। इस तरीके से दोहरा उद्धरण चिह्न आपको शुरू करना है। इसमें ये आ नहीं रहा है सही, और ये लिख देंगे आप लोग चाहे जिस, ठीक है, फिर ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और फिर एक ही लाइन में पूरा लिखना है, और फिर अंत में लिख देंगे आप लोग एक पक्ष, ठीक है, और फिर पूर्ण विराम, और फिर दोहरा उद्धरण चिह्न से पुनः बंद कर देंगे, ठीक है साथियों। निश्चय ही आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, संकेत आप लोग लिख लेंगे, पूरा मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अब लोग हम चर्चा करने वाले प्रसंग की, तो आप लोगों को प्रसंग में ये जो पंक्तियां हैं, प्रसंग में चाहे किसी भी
पद्यांश का प्रसंग लिखिए, उसमें वो कविता किस कवि की है, उनकी किस काव्य रचना किस कविता से ली गई, उसका विवरण देना होता है। तो देखिए, प्रस्तुत जो पद्यांश हम लिख सकते हैं, मैं प्रसंग लिख रहा हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश जो है तार सप्तक प्रथम व प्रयोगवाद के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित कविता जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। और इस पद्यांश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही है। उसी का विभिन्न तथ्यों के आधार पर वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि, ठीक है साथियों, ये हमारा हो गया प्रसंग। अब यहाँ हम देखिए जानते हैं व्याख्या इसकी, इसका सरलार्थ, इसका भावार्थ। तो ये जो पूरा पद्यांश है इसका भावार्थ जानते हैं अपन, ठीक है साथियों। अब हमें नेक्स्ट बिंदु हमारा करना है व्याख्या। क्या? व्याख्या। ओके साथियों, व्याख्या हम करेंगे, ठीक है। तो व्याख्या में देखिए, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार जो थोड़े कठिन शब्दार्थ हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। जो सरल है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देश का मतलब आप जानते हैं, प्रांत मतलब राज्य, पुर यानी गांव। ओके, जन जन का चेहरा एक, एशिया महाद्वीप है, यूरोप, अमेरिका, ठीक है साथियों। गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियाँ, झुर्रियाँ आप लोग जानते हैं। जोश में यूँ ताकत से बंधी हुई मुट्ठियाँ आप लोग जानते हैं। पृथ्वी के गोल चारों ओर का मतलब तरफ होता है, एक और ये होता है, इसका मतलब दूसरा अन्य होता है, लेकिन इस और का अर्थ तरफ होता है, ठीक है साथियों। ओके, अब बात करते हैं हम धरातल पर जनता का दल एक पक्ष, ठीक है साथियों। तो ये है यहाँ पे, ओके। अब अपन यहाँ पे इसका भावार्थ जानते हैं। कवि देखिए पूरे विश्व को एकता में पिरोने के लिए, पूरे विश्व को बंधुता के सूत्र में पिरोने के लिए देखिए कवि क्या तथ्य रख रहा है यहाँ पर और क्या कह रहा है कि पूरे विश्व में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक तरीके से प्रमाण के तौर पर सही साबित होती हैं। यानी प्रमाणिक तौर पर यहाँ पर कवि कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पूरे विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बेहद काफ़ी है। देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि कह रहा है कि चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि चाहे व्यक्ति मनुष्य किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत राज्य का हो या फिर किसी भी गांव का हो, लेकिन चाहे वो गांव का रहने वाला हो या फिर नगर का रहने वाला हो, राज्य का रहने वाला हो, प्रांत का, या फिर किसी देश का रहने वाला हो, लेकिन चाहे व्यक्ति गांव का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे किसी भी देश का हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो चेहरा है ना वो एक है। तो हम कह सकते हैं कि फिर ये अंतर क्यों, हम आपस में इस तरीके से लड़ते झगड़ते क्यों हैं, हम में आपसी भाईचारा बंधुता की भावना क्यों नहीं है। हमारा चेहरा तो एक है, चाहे फिर वो व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो या फिर गांव का हो, हम सब में समानता है कि हमारा चेहरा एक जैसा है। आगे कवि क्या कह रहा है, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। अब आगे कवि कह रहा है कि एशिया एक अलग महाद्वीप है, यूरोप अपने आप में अलग महाद्वीप है, अमेरिका अपने आप में अलग है, लेकिन चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर जो गलियाँ हैं उन सब गलियों की जो धूप है, यानी सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो धूप है ना, वहाँ की गलियों में एक जैसी है। उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसका सुनहलापन एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है साथियों कि कहीं एशिया की जो गलियां हैं, एशिया के जो देश हैं, उनकी गलियां जो हैं उनमें जो सूर्य की धूप लाल रंग की है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यूरोप
के जो देश हैं या यूरोपीय जो देश हैं या यूरोप जो महाद्वीप है उसके शहरों की गलियों में धूप पीली है, गुलाबी है, नीली है, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि अमेरिका जो देश है उसके नगरों की, उसके प्रांतों की गलियों में ऐसा नहीं है कि वहाँ की धूप काली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी किसी भी महाद्वीप की या किसी भी देश की या किसी भी नगर राज्य की, यानी हम पूरे विश्व की यदि बात करें तो प्रत्येक गली की जो धूप है ना वो साथियों एक जैसी, उसका रंग एक जैसा है। तो फिर हम अलग आखिर क्यों हो रहे हैं? हम में आपसी मतभेद क्यों है? आगे कवि क्या कह रहा है? कष्ट दुख संतापों की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। अब आगे कवि कह रहा है कि विश्व के किसी भी कोने में हम लोग चले जाएं, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति कष्टों से, दुखों से, संताप झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है, अत्यधिक दुख झेल रहा है, तो अत्यधिक कष्ट और दुखों की वजह से साथियों व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी हुई जो झुर्रियां है ना उनका रूप एक जैसा ही है। चाहे वो व्यक्ति अमेरिका का हो, चाहे वो व्यक्ति भारत का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे एशिया का हो, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, लेकिन यदि व्यक्ति कष्ट झेल रहा है, अत्यधिक दुख और संताप झेल रहा है ना, अत्यधिक आहत और दुखी हो रहा है, तो अत्यधिक दुखों के कारण उसके चेहरों के ऊपर जो झुर्रियां पड़ी हुई है ना उन सब का रूप जो है ना वो एक जैसा ही है, चाहे फिर वो व्यक्ति कहीं का भी हो। आगे कवि कह रहा है कि जोश में या ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। और साथियों जब जब पूंजीपति वर्ग के द्वारा दलित, पिछड़ों का, गरीबों का शोषण किया जाता है, तो जब निरंतर उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है साथियों, तो जब निम्न वर्ग जो है जोश और उत्साह में आकर ताकत के साथ अपनी मुट्ठियों को बांध लेता है, तो उन सब का एक ही लक्ष्य होता है, चाहे फिर वो क्रांति की आहट अमेरिका की हो, चाहे फिर भारत की हो, चाहे फिर चीन की हो, चाहे फिर साथियों यूरोपीय देशों की हो, उन सब का लक्ष्य एक होता है, क्रांति, क्रांति, शोषण से मुक्ति। आगे कवि कह रहा है कि पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर, आगे कवि कह रहा है कि जो पृथ्वी है ये चारों ओर से गोल है और चारों तरफ से इस गोल पृथ्वी का जो धरातल है ना, इस धरातल के ऊपर जनता का दल एक है, जनता का जो समूह है ना साथियों वो भी एक जैसा ही है, एक पक्ष है और संवेदनाओं का एक ही पक्ष है साथियों, सबका एक ही पक्ष है। तो ये सारे जो तथ्य हैं कवि कह रहा है कि ये सब जो तथ्य हैं वो हमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए पर्याप्त हैं। फिर आखिर हम अलग क्यों हैं? हम एकता के सूत्र में क्यों नहीं बंध पा रहे हैं? हम में आपसी मनमुटाव क्यों है साथियों? कविता की और भी पद है, लेकिन ये जो पद है हमारे लिए बेहद क्या है, खास है, महत्वपूर्ण है। ओके साथियों, निश्चय ही कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यदि हम लोग विशेष की बात करें तो भाव पक्ष में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। आगे आप लोग नंबर 2 पे लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में कविता में, इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जो पूरे विश्व को एकजुट करने का प्रयत्न किया है वो प्रशंसनीय है, सराहना के योग्य है। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त कला पक्ष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ तत्सम तद्भव युक्त शब्दावली प्रयुक्त हुई है साथियों। इसके अतिरिक्त जन जन का जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार व वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है साथियों। इसके अतिरिक्त जो है हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये थी महत्वपूर्ण
कविता जन जन का चेहरा एक, और उसका जो महत्वपूर्ण पद था। अब आइए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे आपसे बात करने वाला हूँ कि जो अपना इसी पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। अब आगे की जो वीडियो है उनमें मैं साथ में प्रत्येक जो कवि है उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या और उसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो साथ साथ लेके चलूँगा। बाकी जो पीछे पाठ हैं उनमें जो नहीं लिया है उसमें अपन उन्हें देख लेंगे साथियों। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन सा है परीक्षा के नज़रिए से, क्योंकि प्रश्न भी आने हैं। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मुक्तिबोध नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। इस कथन की तर्क सहित क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। नई कविता जो कि जिसका शुरुआत, जिसका आगाज़, जिसका आरंभ, जिसकी शुरुआत जो है 1943 में आगे जी के द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के द्वारा कर दी जाती है, जिसे हिंदी में प्रयोगवाद या नई कविता की संज्ञा दी जाती है। और साथियों आगे जो है उन्होंने प्रयोगवाद का आरंभ किया। नए बिंब प्रतिबिंबों के सहारे जो हिंदी कविता है उसमें एक नया परिवर्तन आया साथियों। और इस युग के प्रमुख कवियों में हम कह सकते हैं, युग तो नहीं कहेंगे, एक धारा है, एक काव्य धारा है प्रयोगवाद। ठीक है साथियों। तो इस प्रयोगवाद या नई कविता के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं उनका यदि हम जिक्र करें तो उनमें मुक्तिबोध का जो नाम है वो भी अग्रिम पंक्ति में आता है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं, या हम ये जानते हैं कि आखिर उनकी काव्य कृतियों की, उनकी कविताओं की ऐसी कौन सी रचना है, विशेषताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य कृतियाँ हैं, उनकी आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से हम मुक्तिबोध को नई कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए उत्तर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तार सप्तक के प्रकाशन से, वैसे साथियों आगे ने 3 तार सप्तक प्रकाशित किए और तार सप्तक का मतलब है कि 7 कवियों का समूह। तो 3 जो तार सप्तक हैं वो आगे जी के द्वारा यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय तार सप्तक जो हैं वो यहाँ पे कविता को बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए प्रयुक्त किए गए, जिसमें प्रथम जो तार सप्तक 1943 में आया और इसमें 7 जो कवि थे जिनमें आगे जी भी थे और मुक्तिबोध भी। ठीक है साथियों। और तो प्रथम सप्तक के कवि हैं यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए तार सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक हिंदी साहित्य को मुक्तिबोध के रूप में एक प्रखर कवि का परिचय मिला। ये मार्क्सवादी विचारधारा के ओजस्वी साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी जागरूक दृष्टि का सही परिचय उनके साहित्य से मिल जाता है। नई कविता के क्षेत्र में इनका स्थान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनके साहित्य में निहित वे विशेषताएं जिनकी वजह से ये नई कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में उभरकर साहित्य जगत के समक्ष आए। ठीक है साथियों। तो ये है हमारे मुक्तिबोध जी। अब हम उनके काव्य की भी विशेषताएं जानते हैं जिनकी वजह से वो नई कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में साहित्य जगत के सामने आए। तो देखिए साथियों यहाँ पे देखिए पहली जो विशेषता है वो है तीक्ष्णम विशिष्ट व्यक्तिवाद।
मुक्तिबोध की कविताओं में उनका विशिष्ट व्यक्तिवादी, ये रोक नहीं है साथियों, रुख है, ये व्यक्तिवादी रुख मुखर हुआ है। उनका ये व्यक्तिवादी स्वर अत्यंत तीक्ष्ण है, तीखा। सामाजिक व्यवस्था के प्रति उन्होंने तीव्र असंतोष व्यक्त किया, परंतु न तो वे इस अव्यवस्था को दूर कर पाते और न ही इसके साथ अपना मानसिक सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप मुक्तिबोध स्वयं को एक गहरे द्वंद्व के चक्कर में गिरा हुआ पाते हैं और तब उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक व्यापक अशांति से व्यथित तथा पीड़ित हो उठता है। तो पहली विशेषता तीक्ष्ण एवं विशिष्ट व्यक्तिवाद। आगे देखिए नंबर 2, निराशा की तीव्रता। मुक्तिबोध का विशिष्ट व्यक्तिवाद उसे एक विचित्र अंतर्द्वंद में डाल देता है, जिस कारण कवि एक ओर तो बाह्य वास्तविकताओं से टकरा लेता है तो दूसरी ओर अंतर्मन की जटिलताओं से जूझता है। वे युग सत्य तथा आत्म सत्य के मध्य पूरा तालमेल स्थापित करना चाहता है, परंतु इसमें असफल होने पर उसका द्वंद्व और तीव्र हो जाता है तथा ये तीव्रता उसको एक ऐसी गहन निराशा की स्थिति में पहुंचा देती है जहां पहुंचकर प्रत्येक वस्तु उसे निस्सार, सार रहित, बेकार, व्यर्थ प्रतीत होती है। घनी रात, बादल रिमझिम है, दिशा मुख, कवि का मन गीला, यह सब क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। यानी कवि जो है वो निराशा से भर जाता है और निराशा की तीव्रता के कारण जो है उसे पूरा संसार क्षणभंगुर नजर आने लगता है, जो कि उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है साथियों यहाँ पर जो है। ठीक है, आगे तीसरी विशेषता देखिए, सामाजिक यथार्थ के प्रति आस्था। मुक्तिबोध में व्यक्ति की संकुचित सीमा को तोड़कर व्यापक सामाजिकता का स्पर्श करने की तड़प दिखाई देती है। मार्क्सवाद के प्रभाव से ये तड़प और बढ़ गई है तथा इसने उन्हें सामाजिक यथार्थ के प्रति जागृत कर दिया है। इस कारण उनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के दर्शन अनेक रूपों में किए जा सकते हैं, जैसे आज के अभाव के व कल के उपवास के व परसों की मृत्यु के, दैन्य के महान अपमान के व क्षोभपूर्ण भयंकर चिता के, उस पागल यथार्थ का दिखता पहाड़ शाह। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो कवि है उसके काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है, जो कि उनकी काव्य रचनाओं से हमें देखने को भी मिली है कि वो किसी व्यक्ति विशेष से ही लगाव नहीं रखते थे, बल्कि व्यक्ति विशेष की संकुचित सीमाओं को तोड़कर एक व्यापक स्तर पर जो है ना सामाजिकता का जो बोध है उसका एक तरीके से समाज में प्रभुत्व करना चाहते थे। यानी अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से वो समाज में संकुचित व्यक्ति विशेष की मानसिकता मिथक को तोड़कर और समाज में सामाजिकता की व्यापकता जो है उसकी स्थापना करना चाहते थे। ठीक है साथियों, आगे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे अगली जो विशेषता है उनकी, नंबर 4 कौन सी है? पूंजीवाद का विरोध। ये देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य से ये क्योंकि मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थे और इसी वजह से उनकी काव्य रचनाओं में पूंजीवाद का जो विरोध है वो प्रखरता के साथ उभर कर आया है। तो देखिए, मार्क्सवाद के प्रभाव पद दलितों और शोषित के प्रति करुणा ने मुक्तिबोध के मन में सहज रूप से पूंजीवाद व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न किया है। पूंजीवाद व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर समर्थ लोगों के लिए ही समस्त सामाजिक सुख साधनों को नियंत्रित कर देती है। इससे जन सामान्य का जीवन दुर्भर हो जाता है। इसलिए वो पूंजीवाद की कटी आलोचना करते हुए उसके नाश की कामना करते हैं। ठीक है साथियों, वो कहते हैं कि इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतः अशुद्धि, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, पूंजी पैसा। ठीक है साथियों, तो इन पंक्तियों में भी बिल्कुल पूंजीवाद का जो विरोध है वो प्रमुखता के साथ देखा जा सकता है साथियों। ठीक है,
आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगली विशेषता, मार्क्सवादी दर्शन। मुक्तिबोध ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त किया। वे इस व्यवस्था को दूर करने के लिए जो चिंतन करते हैं उसकी आधार भूमि मार्क्सवादी विचारधारा है। इसी मार्क्सवादी दर्शन के सारे कवि युग के अंतर्विरोधों की गुत्थी सुलझाना चाहता है। कवि ने इसे स्वतः स्वीकार किया है और कहा है कि कर्म से मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। अधिक वैज्ञानिक, अधिक मुहूर्त और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य उनकी कविताओं में मार्क्सवाद की जो अमिट छाप है वो हमें दिखाई देती है साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अगली जो विशेषता उनके काव्य की कौन सी है वो देखते हैं। गंभीर भावुकता। मुक्तिबोध का कवि हृदय जिन जटिल युगीन परिस्थितियों का सामना कर रहा है और जिन जटिलताओं तथा उलझनों को झेल रहा है, ऐसी स्थिति में उसका शुष्क बौद्धिकता से युक्त हो जाना स्वाभाविक है। परंतु इस बौद्धिकता के साथ साथ कवि में एक संवेदनशील प्राणी भी है। जनसाधारण के प्रति उसके हृदय में गहरी आत्मीयता है तथा गंभीर भावुकता भी है साथियों। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए भूल गलती, ये यहाँ पे देखिए गंभीर भावुकता का जो परिचय है उनका, वो उनकी काव्य रचना भूल गलती, सहर्ष स्वीकार है तथा मृत्यु और कवि शीर्षक कविताओं में भावुकता की अधिकता देखने को मिलती है। इनमें मुक्तिबोध का हृदय विश्व संवेदना से व्याप्त दिखाई देता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए यहाँ पे निष्कर्ष। अब ये प्रमुख विशेषताएं थी। इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध है वो यहाँ पे प्रयोगवाद के प्रतिनिधि जो कवि हैं वो पहली पंक्ति में पहली कतार में इन विशेषताओं की वजह से रखे जा सकते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य युग बोध के साथ साथ उनकी मानसिक चेतना का परिचायक है। उनका काव्य रूपी भव्य प्रासाद विविध तत्वों एवं विशेषताओं से मंडित है। आधुनिक हिंदी काव्य में यथार्थ सामाजिक चेतना तथा कोरी भावुकता से रहित जिन कवियों पर चर्चा की जाती है उनमें मुक्तिबोध अग्रणी है साथियों। ओके साथियों, तो ये थी आज की अपनी क्लास, अपना आज का वीडियो। मैं पुनः एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे पुनः मुखातिब हूँगा, रूबरू हूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी साथियों।